हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉर्डिंग स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोले तो लाइट के बारे में स्टडी करेंगे आज इस क्लास से। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्टिक्स का हेडिंग लगा लेता हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप भी ऑप्टिक्स का हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स है दोस्तों, ऑप्टिक्स है फिजिकल साइंस का एक ब्रांच। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच पे हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया फिजिकल साइंस का एक ब्रांच। फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लो, बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या लिखा है देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, नेचर एटसेट्रा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो ऑप्टिक्स है फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में एंड इसके नेचर के बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो सारे चीज़ें जो लाइट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑप्टिक्स पे स्टडी करते हैं। ठीक है, बात इतना ही है। ओके, एंड आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था, ये जो एनर्जी होते हैं दोस्तों, एनर्जी पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे यूनिवर्स पे बहुत सारे रूप में होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा। एंड वहाँ पे हमने डिस्कस किया था हीट को लेके। ठीक है, तो हीट क्या था दोस्तों? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एनर्जी का ही रूप है। अगर एक और रूप की बात करूँ तो साउंड हो गया एक और रूप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूप है एनर्जी के। ओके, एंड आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइट को, तो लाइट भी क्या है दोस्तों? एनर्जी का ही एक रूप है। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ लाइट, ओके, एंड लाइट का डेफिनेशन बताओ, तो आप सिंपली उसको बता देना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट मेक्स अस एबल टू सी। इसका मतलब ये है दोस्तों, लाइट है एनर्जी का एक रूप जो कि हमें देखने की क्षमता देता है। लाइट है एनर्जी का एक रूप जो कि हमें देखने की क्षमता देता है। डेफिनेशन बिल्कुल यही होगा, आप इसको भी लिख लीजिए फटाफट से। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस एबल टू सी। ठीक है दोस्तों, एंड ये जो लाइट है दोस्तों, लाइट में दो नेचर होता है। ठीक है, लाइट में डुअल नेचर होता है। तो क्या होगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, लाइट हैज़ डुअल नेचर। ठीक है, एक तो पार्टिकल नेचर, ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है वेव नेचर। इसका मतलब ये है दोस्तों, लाइट जो है, लाइट पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर सकता है एंड वेव जैसा भी बिहेव कर सकता है। ओके, पार्टिकल का गुण भी यहाँ पे होता है एंड वेव के प्रॉपर्टीज भी लाइट के साथ मैच करते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आया। लाइट में दो नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। लाइट पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर सकता है एंड वेव जैसा भी वो बिहेव कर सकता है। ठीक है, ओके, जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे, तो ऑप्टिक्स का वो एक सब ब्रांच बन जाएगा जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। एंड जब हम सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को स्टडी करेंगे तो ऑप्टिक्स का वो सब ब्रांच क्या हो जाएगा दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो आपको इतना पता चल चुका है, ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स का दो सब ब्रांचेस है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या स्टडी करते हैं बोलो? यहाँ पे हम लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं। पार्टिकल नेचर से रिलेटेड सारे चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स में। एंड वेव ऑप्टिक्स क्या है दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो फटाफट से रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन लिख लो जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओके, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with particle nature of light and light rays, linear propagation of light such as reflection, refraction, dispersion etc. ठीक है, तो देखो रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट रेस एंड लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग
स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में। ओके, अगर आप बात करेंगे वेब ऑप्टिक्स की तो वेब ऑप्टिक्स का डेफिनेशन बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो क्या लिखा है, इट इज़ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विथ वेब नेचर ऑफ लाइट सच एज पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। ठीक है, ओके। तो वेब ऑप्टिक्स क्या है दोस्तों, वेब ऑप्टिक्स भी ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच पे हम लोग स्टडी करते हैं वेब नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जैसे कि पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं बोलो, वेब ऑप्टिक्स में। ओके, ठीक है ना। तो ये दो सब ब्रांचेस हो गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स, बिल्कुल याद रखिए। चलो अभी बात करेंगे लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा तो है नहीं, उतना डीप से तो है नहीं, तो बिल्कुल एकदम कंसेप्ट लेके छोड़ देंगे। ठीक है, कंसेप्ट लेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, बस याद रखिएगा, लाइट जो है, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है। ठीक है, लाइट ऑलवेज सीधे रास्ते बराबर जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बराबर ये जाता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रीन के उस साइड पे शो हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बेटर होगा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कराऊँ, तो इससे आपको देखने में भी आसानी होगी एंड लिखने पे भी आसानी होगी। ठीक है, ओके। चलो, ये तो पहला प्रॉपर्टी था कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रैवल करता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, लाइट इज इनविजिबल। लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स अस एबल टू सी। ओके, इसका मतलब ये है दोस्तों, लाइट जो है, लाइट खुद तो अदृश्य है लेकिन हमें देखने की क्षमता देता है। ठीक है, लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट अदृश्य है, इनविजिबल है। ओके, लेकिन लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, लाइट हमें देखने की क्षमता देता है। ये है दूसरा प्रॉपर्टी। एंड तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या हो रहा है कि लाइट जो किसी सोर्स से लाइट अगर चारों ओर फैल रहा है, प्रोपागेट हो रहा है। ठीक है, एक लाइट ये सोर्स है, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें से लाइट निकलेगा, चारों ओर फैलेगा, चारों दिशा में फैलेगा लाइट। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं, एन एक डायरेक्शन बराबर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइट तो इस दिशा में भी प्रोपागेट हो रहा है ना, फैल रहा है ना, तो इस दिशा बराबर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड इस तरह के स्ट्रेट लाइन को हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, ठीक है ना। लाइट के जो प्रोपागेशन हो रहा है, लाइट जो फैल रहा है चारों ओर, तो एक दिशा को कंसीडर करके, एक डायरेक्शन को कंसीडर करके अगर उस डायरेक्शन बराबर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो हम उस लाइन को कह सकते हैं रे ऑफ लाइट। इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो दोस्तों, एक दिशा बराबर सिर्फ एक ही रे होगा ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे रे हो सकता है। ठीक है, एक ही दिशा में बहुत सारे रे पैरेलली जा रहा है। ठीक है, पैरेलल ये सारे रेस एक ही दिशा बराबर जा रहा है, तो ये सारे बंडल ऑफ रेस को हम क्या कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। ओके, याद रखिएगा, रे ऑफ लाइट हो गया सिंगल लाइन को, एंड ऐसे अगर बहुत सारे लाइन एक ही दिशा पे जा रहा है तो ये बंडल ऑफ रेस को हम क्या कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, 5 नंबर प्रॉपर्टी में ये देखेंगे, लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। लाइट का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, एंड जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है लाइट वैक्यूम में, एंड जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट का, कौन से मीडियम में, वैक्यूम में। ठीक है, ओके। एंड डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। अगर आप बात करेंगे एयर के, तो एयर में लाइट का स्पीड अलग होगा, वाटर में लाइट का स्पीड अलग होगा। ठीक है, हनी में लाइट का स्पीड अलग होगा, तो डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, ओके। चलो छठा प्रॉपर्टीज में देख लेंगे, लाइट हैज़ डुअल नेचर, जो कि पहले ही हमने डिस्कस करके रखा है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, पहला तो पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या है दोस्तों, वेव नेचर। बस ये हो गया छठा प्रॉपर्टी। एंड सातवां प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि लाइट का जो स्पीड है दोस्तों, लाइट का स्पीड एंड वेव लेंथ, ये
डिफरेंट मीडियम में चेंज होता है। जब लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम पे इंटर करता है तो लाइट का स्पीड एंड लाइट का वेवलेंथ जो है दोस्तों वो चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था लाइट के प्रॉपर्टीज। आगे हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, लेकिन उससे पहले शैडो के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं शैडो के बारे में। ओके, शैडो का हिंदी अर्थ क्या है? परछाई। परछाई क्यों फॉर्म होता है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शैडो का हिंदी अर्थ आप सभी को पता होगा, जिसका अर्थ है परछाई, ठीक है दोस्तों। देखो अब एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके लिए मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा, मतलब इससे लाइट निकलेगा। एंड आपको तो पता ही होगा कि ये जो लाइट है दोस्तों, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया प्रॉपर्टी में, लाइट का प्रॉपर्टी कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा ये स्ट्रेट लाइन बराबर चारों तरफ फैलेगा। ओके, तो इसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ? एक अपारदर्शी बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो कि बिल्कुल लाइट के पास मैंने इसको रखा, ठीक है, बिल्कुल लाइट के पास इसको रखा। ये किस तरह का बॉडी है दोस्तों? अपारदर्शी, अस्पष्ट, ठीक है, जिस बॉडी के इस पार से उस पार देखा नहीं जा सकता। ओके, जैसे कि किताब हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, आयरन का टुकड़ा हो गया, ऐसे कुछ बॉडी जिसके इस पार से उस पार देखा नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरह का बॉडी मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो ये बॉडी किस तरह का बॉडी होना चाहिए? ओपाक। ओके, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अस्पष्ट या फिर अपारदर्शी। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया। तो आपको देखने को मिलेगा जब आप इस लाइट को जलाएंगे, ठीक है, लाइट को ऑन करेंगे तो इसमें लाइट निकलेगा। एंड आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक ब्लैक एरिया डेवलप होगा, एक ब्लैक डार्क एरिया डेवलप होगा इसके पीछे, देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसी डार्क रीजन या फिर डार्क एरिया को हम कहते हैं क्या दोस्तों? शैडो, ठीक है, परछाई। इसका परछाई बिल्कुल आपको देखो, मेरे पीछे एक यहाँ पे एक ब्लैक एरिया आ रहा है, ठीक है, ये मेरा परछाई है, क्योंकि मेरे सामने एक लाइट है, ठीक है ना, एक लाइट बल्ब है जिससे लाइट निकल रहा है। एंड मैं इस लाइट को रोक रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पीछे एक परछाई डेवलप हो रहा है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही केस है। लाइट से, ये लाइट बल्ब से लाइट निकलेगा एंड ये चारों ओर फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, ये जो बॉडी हमने रखा है, ये इस लाइट को रोकेगा, ठीक है, ये इस लाइट को रोकेगा, जिसकी वजह से ये लाइट उस पार नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? एक डार्क एरिया डेवलप होगा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं शैडो। चलो शैडो का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या है शैडो का डेफिनेशन? व्हेन अ ओपाक बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट लाइक द सन, then behind the opaque body a black or dark region appears which is called shadow। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। जब आप सोर्स ऑफ लाइट के पास कोई ओपाक बॉडी को, अपारदर्शी बॉडी को रखते हैं तो उस अपारदर्शी बॉडी के पीछे एक डार्क रीजन डेवलप होता है, जिस रीजन को, जिस एरिया को आप कहते हैं क्या? शैडो, ठीक है ना दोस्तों। चलो इतना ही जानना है शैडो के बारे में, ज़्यादा नहीं जानेंगे। एंड शैडो का जो साइज़ है दोस्तों, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। शैडो का जो साइज एंड शेप है दोस्तों, ये फिक्स नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन से भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन से बिल्कुल कुछ ही चीज़ें आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है रिफ्लेक्शन से। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलो रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों? देखो हमें तो ये पता चल चुका है कि लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रेवल करता है, लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रेवल करता है। एंड मान लेते हैं लाइट, यहाँ पे लाइट आ रहा है, एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, एक लाइट रे एक मीडियम पे आ रहा है, ठीक है, ये एयर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो इस मीडियम पे लाइट इधर से इधर को जा रहा है, ठीक है, जाके एक स्मूथ हार्ड सरफेस से इसे टकराया, ठीक है। ओके, ये जो लाइट जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल इस तरह से रखा गया है। तो क्या होगा? ये लाइट जाके इसमें टकराएगा, ठीक है, इसमें टकराएगा। एंड टकराने के बाद वो रिटर्न होके वही मीडियम पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइट रे है दोस्तों, ये इस स्मूथ सरफेस में टकराने के बाद वही मीडियम पे ये रिटर्न हो गया जिससे कि ये आया था, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये
रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो पूरा फेनोमेनन है दोस्तों, ठीक है, लाइट रेस का जो टकराने के बाद उसी मीडियम पे वापस आने का जो ये पूरा घटना है दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, आप ये भी कह सकते हैं लाइट जा रहा था, पहले सीधे रास्ते पे जा रहा था एंड एक स्मूथ सरफेस में टकराने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करके अब दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा घटना है डायरेक्शन चेंज करने की या फिर वो अब वही मीडियम में वापस आने का, तो ये क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन है। बात इतना ही है, चलो इसका डेफिनेशन लिख लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रेस इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या कहा गया है, वही चीज़ कहा गया है। ये जो लाइट रे है दोस्तों, लाइट रे एक स्मूथ सरफेस में टकराने के बाद वही मीडियम पे वापस आने का जो घटना है दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड अगर आप रिफ्लेक्शन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि आपके घर पे तो मिरर होगा ही, छोटा छोटा वाला आईना तो होगा ही, हैंड आईना, ठीक है, एंड एक टॉर्च लगेगा। तो क्या कीजिएगा कि अपने रूम पे जाइएगा एंड सारे लाइट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल घर में अंधेरा छा जाएगा। देन आप क्या करिएगा, एक हाथ में इस तरह से मिरर लीजिएगा एंड एक हाथ में टॉर्च लीजिएगा। टॉर्च से बिल्कुल आप मिरर पे ही लाइट दीजिएगा। ठीक है, ओके, टॉर्च को इस तरह से रखिएगा कि टॉर्च का जो लाइट है जाके मिरर पे गिरे। तो मिरर पे गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट मिरर पे गिरने के बाद दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप यहाँ पे टॉर्च रखते हैं एंड यहाँ पे मिरर रखते हैं तो ये टॉर्च से जो लाइट जाएगा पहले मिरर पे टकराएगा, टकराने के बाद ये वापस मतलब ये अपना डायरेक्शन जो है चेंज करके दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, ये जो घटना है दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, चलो अब कुछ टर्म समझ लेते हैं, देन उसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। ठीक है, कुछ टर्म समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन से। ठीक है ना, अभी देखो मैं यहाँ पे एक मिरर ले रहा हूँ क्योंकि मिरर बहुत अच्छा होता है रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिरर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, अभी लाइट रे मिरर पे आके गिरेगा। ठीक है, लाइट रे इधर से आएगा एंड मिरर पे आके टकराएगा एंड टकराने के बाद ये दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो ये जो लाइट रे आ रहा है, ओके, ये जो लाइट रे आके सरफेस में गिर रहा है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर एक रे हो तो रे, अगर बहुत ज़्यादा हो तो इंसिडेंट रेस। ठीक है, एंड जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है बाहर की तरफ वो होगा रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। एंड जिस पॉइंट पे आगे टकरा रहा है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। एंड ये जो सरफेस है दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करवा रहा है इसीलिए इस सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए रिफ्लेक्शन से कोई भी चीज़ तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाने की बहुत से ज़्यादा चांस है। चलो इसको समझ लेते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को याद कर लेंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। पहला लॉ क्या है दोस्तों, पहला लॉ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से था। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है दोस्तों, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्शन रे है। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें क्या होगा, एक ही प्लेन पे रहने वाला है। क्या है कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे ये तीनों के तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा बोर्ड है, ये पूरा क्या है, एक ही तल है ना, तो इसी तल पे ये रहने वाला है। ये तीनों के तीनों एक ही तल पे रहेगा। ये है क्या, पहला लॉ। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद भी करना होगा। ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ये जो तीनों लाइन है दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों के तीनों क्या होगा दोस्तों, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। देखो क्या कहा गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, एक ही तल पे लाई करेगा। ओके, तो ये है पहला लॉ। एंड दूसरा लॉ बिल्कुल सिंपल है। देखो दोस्तों, ये जो इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो नॉर्मल हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट पे ड्रॉ किया है, तो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एंगल क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ एंगल बना रहा है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो दोनों लॉ आपको याद हो गया है शायद फिलहाल। ओके, चलो देख लो, सेकंड लॉ को भी लिख लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ऑलवेज इक्वल होगा। एंड पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ओके, तो ये था पहला लॉ। एंड दूसरा लॉ तो आपको पता ही है। चलो, ये था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। ओके, समझना भी है एंड रटना भी है, दोनों ही काम करना है इसके साथ, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, रिफ्लेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, एंड अगर पूछे जाते हैं तो वो लॉस से होता है। ओके, ठीक है ना। चलो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला टाइप हमें देखने को मिलेगा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, देखो, अगर लाइट रेस आके कोई स्मूथ सरफेस पे गिरता है, ठीक है, लाइट रेस आके अगर स्मूथ सरफेस पे गिरता है तो क्या होगा दोस्तों, ये लाइट रेस, सारे लाइट रेस पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल ही ये रिफ्लेक्टेड होके निकलेगा, ठीक है, पैरेलल ही ये जाएगा। ओके, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एंड ये पैरेलली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, बिल्कुल। ओके, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, जब लाइट रेस आके कोई रफ सरफेस पे गिरता है, ठीक है, रफ सरफेस पे गिरता है तो ये आएगा तो पैरेलल, ठीक है, लेकिन पैरेलल आएगा, इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये पैरेलल नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये बिखर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रेस आके कोई रफ सरफेस पे गिरता है, ठीक है दोस्तों। ओके, एंड जब आके स्मूथ सरफेस पे गिरेगा तो वो बन जाएगा क्या, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों टाइप है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे मिरर का, मिरर पे जो लाइट रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा। एंड अगर आप कोई भी चीज़ की बात करेंगे बाहर जो भी आपको दिखने को मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिफ्रैक्शन, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल है दोस्तों रिफ्रैक्शन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी यहाँ पे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलो अभी बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं, देन इसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो दोस्तों, हमें इतना पता है, लाइट जो है, लाइट स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रेवल करता है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर करता है, मतलब लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे जाएगा, ठीक है। लाइट मीडियम नंबर 1 से लाइट मीडियम नंबर 2 पे घुसेगा, तब क्या होगा, वो स्ट्रेट ना जाके वो क्या करेगा दोस्तों, वो
इधर इस डायरेक्शन पे मुड़ जाएगा या फिर वो इस डायरेक्शन पे मुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, वो अब स्ट्रेट नहीं जाएगा। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर करेगा तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्या करेगा वो, या तो इस डायरेक्शन पे मुड़ जाएगा या फिर इस डायरेक्शन पे जाएगा। ओके, तो लाइट जो अपना पाथ चेंज कर रहा है, ये जो पूरा घटना है दोस्तों, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करता है तो लाइट अपना पाथ चेंज करता है, जिस घटना को कहता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, बात समझ में आया। चलो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन भी लिख लो। क्या है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन? बिल्कुल एक लाइन पे एक बार में आपको याद हो जाएगा। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करता है तब लाइट अपना पाथ जो है दोस्तों चेंज करता है, जिस घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक बार में ही समझ में आ गया। ओके, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट अपना पाथ जो है चेंज करता है। अब क्या है दोस्तों, देखो अब हमें एक और चीज़ पता है कि लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टी से हमने ये जाना है, ठीक है। लाइट का जो स्पीड होता है दोस्तों वो डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट होता है। जैसे कि एयर में उसका स्पीड अलग होगा, वाटर में लाइट का स्पीड अलग होगा, हनी में लाइट का स्पीड अलग होगा, ठीक है ना। तो देखो अब स्पीड जो है दोस्तों मीडियम के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है? अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा दोस्तों? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर ज़्यादा होता है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पे कम होगा। अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम कम होता है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। ओके, बात इतना है। अब इसको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, दो रास्ता है यहाँ पे, ठीक है, दो सड़क है। एक सड़क पे यहाँ पे मार्केट लगा है तो काफ़ी भीड़ होगा, लोगों का काफ़ी भीड़ होगा, मार्केट करने आया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो आप किस रास्ते से ज़्यादा तेज़ी से जा सकते हैं, ज़्यादा फास्ट कम समय में किस रास्ते से आप जा सकते हैं बोलो? ओके, आप इसी रास्ते से जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता सुनसान है, यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है। ओके, इस रास्ते से आप ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। ओके, एंड अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो क्या होगा? बार बार लोगों के साथ आपका धक्का लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्पीड कम हो जाएगा एंड आप ज़्यादा तेज़ी से जा नहीं सकेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस सुनसान रास्ते का डेंसिटी क्या था दोस्तों? ये बिल्कुल कम था, डेंसिटी इसका बिल्कुल कम था, ठीक है ना। एंड यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था, लोगों का भीड़ था, भीड़ मतलब डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था, तो इसमें आपका स्पीड कम है। तो लाइट के केस में भी सेम होता है। अगर मीडियम का डेंसिटी कम है दोस्तों, लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। अगर मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट का स्पीड क्या होता है दोस्तों? लाइट का स्पीड कम होता है, ठीक है ना। ओके, अगर मीडियम का डेंसिटी कम होता है तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, जिसके लिए एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, वाटर में कम होता है क्योंकि वाटर का डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, एंड हनी का डेंसिटी एयर से भी वाटर से भी ज़्यादा है। तो वाटर में लाइट का जो स्पीड होगा हनी में उससे कम स्पीड होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो डेंसिटी मीडियम का जितना बढ़ेगा स्पीड उतना घटेगा। अभी हम रिफ्रैक्शन पे चले जाते हैं। रिफ्रैक्शन पे स्पीड को समझेंगे, इस स्पीड को, ठीक है। स्पीड की वजह से रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये हो गया मीडियम, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2, ठीक है। तो लाइट इधर से आ रहा है, एक एंगल करके आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। लाइट इधर से आ रहा है, मीडियम नंबर 1 का डेंसिटी है कम, तो मीडियम नंबर केस नंबर 1 जब ऊपर वाले मीडियम का डेंसिटी कम होगा सेकेंड मीडियम से, ठीक है। ओके, मतलब लाइट कम डेंसिटी वाले मीडियम से आके ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे घुस रहा है। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एयर, यहाँ पे एयर लिए एंड यहाँ पे वाटर लीजिए, ठीक है। तो लाइट जो है दोस्तों एयर से आके वाटर पे घुसेगा, ठीक है। तब क्या हो सकता है, देखो अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ओके, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है
एंड यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों, लाइट तो इधर को जाने वाला था, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाने वाला था, ठीक है, लेकिन लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से अपना जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसको चेंज करेगा। तो चेंज किधर को करेगा, इधर को या फिर इधर को, ठीक है। तो जब लाइट पतले मीडियम से, मतलब कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे इंटर करेगा, तब जो ये चेंज होगा दोस्तों, ये नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरफ होगा, ठीक है। बात समझ में आया। एंड ये क्यों होता है इसको थोड़ी देर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बात याद रखिएगा, अगर लाइट कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे घुसेगा तो जो ये लाइट का जो पाथ चेंज होगा ये नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ होगा, ओके। एंड अगर यही केस उल्टा होता है तो क्या होगा दोस्तों, अगर वाटर से एयर पे जाता है, ठीक है, लाइट, ओके, वाटर से एयर पे जाता है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से लाइट अब कम डेंसिटी वाले मीडियम पे जाएगा, तो तब क्या होगा, तब जो डायरेक्शन चेंज होगा दोस्तों वो अवे टू द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से बाहर की तरफ वो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है, ओके, बिल्कुल इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। केस नंबर 2 क्या देखा हमने, केस नंबर टू में देखा हमने जो मीडियम नंबर 1 का डेंसिटी वो ज़्यादा है मीडियम नंबर 2 से, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। देखो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप बिल्कुल ये लिख के रखिए एंड समझ के रखिए क्या कहा गया है। देखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एक पतले मीडियम से वो मतलब डेंसर ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे घुस रहा है, तो इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो रहा है। एंड व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर वन, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से वो कम डेंसिटी वाले मीडियम पे घुस रहा है, तब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से वो दूर की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है लिखना, ठीक है, ओके, लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं यहाँ पे एक रोड ले रहा हूँ, ये है रोड, एंड रोड के साइड में है कीचड़, माड, ठीक है। तो मान लेता हूँ रोड का जो डेंसिटी है दोस्तों, रोड का जो डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या है, माड से कम है, माड का डेंसिटी, कीचड़ का डेंसिटी ज़्यादा है। ये केस याद रखिएगा, क्योंकि रोड में कोई भी कार फास्ट जा सकता है, लेकिन माड में, कीचड़ में वो उतना फास्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कीचड़ में वो उतना फास्ट नहीं जाएगा, तो मान लेते हैं कीचड़ का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जिसके लिए वो फास्ट नहीं जा सकेगा, एंड रोड में डेंसिटी कम है जिसके लिए कार जो है रोड में ज़्यादा फास्ट जा सकता है, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। चलो अभी क्या करते हैं, बिल्कुल लाइट जैसे इंटर कर रहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक कार ड्रॉ करा, ओके। चलो ये मैंने एक कार ड्रॉ करा, ठीक है, एक कार मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, तो कार इस एंगल पे आके मार्ट पे जाएगा, ठीक है, एकदम रोड से वो कीचड़ पे जाएगा, ओके। तो इसका एक रे बना लेते हैं, ठीक है, ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड यहाँ पे मैं एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अभी क्या होगा दोस्तों, ये जो कार है, ये कार आ रहा था, यहाँ पे कार के सामने वाले 2 पहिए होगा, ठीक है, पीछे वाले 2 पहिए होगा, ठीक है, कार बिल्कुल इस तरह से घुसेगा, ओके। तो ये पहिया या फिर ये पहिया, कौन सा पहिया माड में पहले आएगा दोस्तों, बोलो। कार अगर इस तरह से जा रहा है तो ये वाला पहिया माड पे पहले जाएगा, ठीक है, माड पे पहले जाएगा। तो जब वो ये वाला पहिया कीचड़ में चला जाएगा तो ये वाला पहिया कीचड़ में अटक जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाला पहिया तब क्या होगा, रोड पे ही होगा। तो चलो इसको फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एकदम, यहाँ पे क्या होगा, कार कुछ इस तरह से होगा, कार अभी कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है, ये है उसका पहिया एंड ये है ये वाला पहिया, ठीक है, ओके। चलो ये है नॉर्मल, कुछ इस तरह से कार आ गया है, पीछे वाले पहिया को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं। देख लो ये वाला पहिया कहाँ है दोस्तों, ये वाला पहिया अभी भी रोड पे है, मतलब ये वाला पहिया का स्पीड
अभी भी इफेक्टिव है, लेकिन ये वाला पहिया तो मार्ट पे कीचड़ पे अटक चुका है, तो ये वाला पहिया अब आगे नहीं जा सकता। तो क्या होगा, ये वाला पहिया अभी घूम रहा है एंड ये पूरा कार को इस डायरेक्शन पे घुमा देगा, ठीक है। ये वाला पहिया क्योंकि रोड पे है, ये वाला पहिया अभी कार को इस डायरेक्शन पे घुमा देगा, लेकिन ये वाला पहिया तो कीचड़ पे अटक गया है, जिसकी वजह से ये वाला पहिया इफेक्टिव में मतलब इफेक्टिवली घूम नहीं सकता। ये वाला पहिया घूमेगा लेकिन वो स्लिप कर जाएगा, कीचड़ में ही स्लिप कर जाएगा, वो आगे नहीं जा सकेगा। लेकिन ये वाला पहिया तो आगे जा सकेगा, जिसकी वजह से ये पूरा कार को इस तरह से घुमा देगा। ओके, तो ये जो कार है दोस्तों इस रास्ते पे जाने वाला था एंड ये पहिया कार को इस तरह से घुमा दिया है, जिसके वजह से कार अब किस डायरेक्शन पे जाएगा दोस्तों, बोलो। कार क्योंकि घूम चुका है तो कार अब इस डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, बात समझ में आया क्या है कि जब कोई भी कार रोड से मार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, जब चलो लाइट की ही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब लाइट पतले मीडियम से घने मीडियम पे जाएगा, जब लाइट कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे घुसेगा, तब वो जो उसका डायरेक्शन है, उसका जो पाथ था वो वेंड होके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। देखो दोस्तों ये नॉर्मल की तरफ आ गया है, ठीक है, बिल्कुल वो सीधे जाने वाला था लेकिन इस वजह से वो नॉर्मल की तरफ आ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरफ से याद रखिएगा। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको मान लेते हैं एंड सॉरी ये आई होगा, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान लेते हैं, ठीक है। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला केस में क्या होगा दोस्तों, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। ये है केस नंबर 1, ठीक है, ठीक है ना। जब लाइट पतले मीडियम से घने मीडियम पे जा रहा है तब ये केस होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस मतलब अब जो कार है दोस्तों, कार मार्ट से मतलब कीचड़ से रोड पे उठेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे मैं एक कार ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे, इसी तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक पहिया यहाँ पे है, एक पहिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक पहिया यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं रेस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये हो गया रेस एंड ये हो गया नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वो जा रहा था, कीचड़ से वो रोड की तरफ जा रहा था, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से वो कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पहिया अभी रोड पे उड़ गया है, तो ये वाला पहिया अभी घूमेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला पहिया तो अभी भी कीचड़ पे अटका हुआ है, ये घूमेगा, ठीक है, लेकिन ये आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन ये वाला पहिया अगर घूमता है तो ये आगे जा सकता है। तो क्या होगा, ये वाला पहिया घूम के टोटल कार को इस डायरेक्शन पे घुमा देगा, ठीक है। ये वाला पहिया आगे जाएगा तो बिल्कुल कार को इस तरह से वो घुमा देगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा कि लाइट अब मतलब कार अब इस रास्ते पे जाने वाला था, तो कार उस रास्ते पे ना जाके, क्योंकि ये घूम चुका है, तो वो इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आया। तो लाइट जब ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम पे जाता है तो क्या होता है, वो उसका पाथ जो है दोस्तों वो बेंड होके क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है, जब लाइट ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम पे जाता है तब क्या होगा दोस्तों, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ये एंगल अब कम होगा, ये वाला एंगल अब ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ओके, एंड वहाँ पे लाइट एक मीडियम पे ही वापस लौट के आता था, लेकिन यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इंटर कर रहा है एंड उसके साथ साथ अपना पाथ जो है दोस्तों वो भी चेंज कर रहा है। इतना डिफरेंस है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच, ठीक है। चलो अब आपको इतना समझ में आ गया है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही है दोस्तों, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट है, यही है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए कि कब किस तरह बेंड होगा लाइट, ठीक है। ओके,
बात समझ में आ गया है? जब लाइट कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे जाएगा तब क्या होगा, लाइट बेंड होके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। एंड जब लाइट ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम पे जाएगा तो लाइट बेंड होके क्या होगा दोस्तों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है। चलो अभी क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन की लॉ को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पूछा जाता है एंड कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो पहला लॉ क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक मीडियम है, दो मीडियम है। ओके, एक मीडियम एंड दो मीडियम। अभी क्या होगा, लाइट एक मीडियम से आएगा दूसरे मीडियम की तरफ, मतलब एक मीडियम से आएगा दूसरे मीडियम पे वो घुस जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से वो अपना पाथ भी बेंड कर लेगा, उसका पाथ भी चेंज कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्या है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पहला लॉ जिसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहा गया है, द इंसिडेंट रे, जो कि ये वाला है, ये वाला रे है इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ क्या, इंसिडेंस, ऑल थ्री लाइन क्या है, लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल यही है कि ये जो इंसिडेंट रे है दोस्तों, ये वाला लाइट जो आ रहा है, ये वाला रे जो आ रहा है एंड ये वाला रे जो रिफ्लेक्टेड होके जा रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने जो क्या नॉर्मल ड्रॉ किया, ये तीनों के तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, मतलब एक ही तल पे लाई करेगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन के लॉ पे हमने देखा था, बिल्कुल ये तीनों के तीनों क्या होगा, एक ही तल पे लाई करेगा, एक ही तल पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ देखो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो एंगल बना लेते हैं। ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, इंसिडेंस एंगल, एंड ये वाला एंगल है दोस्तों रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में भी हमने जो एंगल लिया था वो क्या था, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में था। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन के केस में भी हम क्या लेंगे, एंगल जो लेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इधर को इंसिडेंट रे है। ठीक है, एंड इधर को क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दूसरा लो ये कहता है, ये जो रेशियो है दोस्तों, क्या, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन आई। ठीक है, एंड साइन आर, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट का अगर साइन लेंगे, त्रिकोणमितिकल रेशियो साइन। ठीक है, साइन अगर लेते हैं एंड यहाँ का जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसका अगर साइन लेते हैं, ये जो रेशियो होगा दोस्तों ये कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ओके। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, देखो दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड ये जो दो गिवन पेयर है एंड पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कंस्टेंट। ठीक है, ओके, ये वाला हो जाएगा कंस्टेंट। एंड यही है दोस्तों स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है यही है स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्लास की बात है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेहतर तरीके से स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइट जब तक शेष ख़त्म नहीं होता ना, तो तब तक आपके पास चांस है। क्योंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिएगा,
तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपका कमेंट देखूंगा तब मैं क्या करूँगा कि उस टॉपिक पे भी थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए एकदम स्वस्थ रहना, घर में ही रहना, ठीक है। एंड अपना जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू करते रहना, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।